Assalamu alaikum dear students. Unit number 4 of your textbook is concerned with the generally describing Shakespearean tragedies, that what are the features of Shakespearean tragedy and what makes Shakespearean tragedy unique. ठीक है. So as far as the textbook is concerned, the material provided is in very difficult language, and it is very difficult for you to understand that material. So I am sharing a relatively simple material with you, and through this material you will be able to cover and understand all the things that are there in that unit. Okay. जहाँ तक ट्रेजिडी का ताल्लुक है, पर्टिकुलरली शेक्सपियरियन ट्रेजिडी का ताल्लुक है, तो जो शेक्सपियर ने ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट परसीव किया, अकॉर्डिंग टू हिम ट्रेजिडी इज कंसर्न विद द रूइन एंड रेस्टोरेशन ऑफ द सोल एंड द लाइफ ऑफ मैन, यानी कि जो इंसानी ज़िंदगी है उसकी और उसकी रूह की बर्बादी जो है वो ट्रेजिडी है. और इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड ईवल, यानी कि शेक्सपियरियन ट्रेजिडी जो है वो अच्छाई और बुराई के बीच में जद्दोजहद जो है उसको दिखाती है. शेक्सपियरियन ट्रेजिडी के अंदर आपको मर्द व ख़वातीन दिखाई देते हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं ईवल के अगेंस्ट, एंड ऑफ्टन दे लूज देयर लाइव्स टू ईवल. तो विलियम शेक्सपियर के हाथ में ट्रेजिडी जो है एक ऐसा टूल है जिस टूल के ज़रिए वो स्ट्रगल दिखाता है ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स टू अचीव गुडनेस, के अच्छाई की जानिब, अच्छाई को अचीव करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और हेरोइक किस्म का स्ट्रगल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का उसकी ट्रेजिडीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है. तो शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज़ के बारे में शार्लटन ने जो वर्ड यूज़ किया है वो है दी एपोथेसिस. एपोथेसिस का मतलब है ग्लोरिफिकेशन, या मतलब ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सोल ऑफ मैन, के इंसानी जो रूह है उसकी मतलब ग्लोरिफिकेशन जो है वो दिखाई गई है शेक्सपियर की ट्रेजिडीज़ के अंदर. और यही वजह है कि चूंकि शेक्सपियर अपनी ट्रेजिडीज़ के अंदर ह्यूमन स्ट्रगल और ह्यूमन सोल को क्लैरिफाई करता है, तो उसकी ट्रेजिडी को देखने के बाद आपके ऊपर डिप्रेसिंग इफ़ेक्ट नहीं होता. उसकी ट्रेजिडी जो है वो सूद करती है, कंसोल करती है और ह्यूमन को स्ट्रेंथन करती है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव लुक एट द फर्स्ट फीचर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज. द शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज दे आर एक्सेसिवली अ टेल ऑफ सफरिंग, यानी कि जो हीरो है वो आपको मुसीबत के अंदर दिखाई देगा. तो शेक्सपियर की ट्रेजिडीज जो हैं बुनियादी तौर पे जो मेजर ट्रेजिडीज हैं उसकी, दे आर स्टोरी ऑफ वन पर्सन. और वो जो एक पर्सन है वो कहानी का हीरो. हीरो आप नहीं कह सकते, हीरो मॉडर्न सेंस में जो होता है वो आखिर में जिंदा रहता है, मतलब कि उसकी ग्लोरिफिकेशन दिखाई जाती है. लेकिन शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज के हवाले से हम जो है वो प्रोटैगनिस्ट का वर्ड यूज़ करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेजर करेक्टर. ठीक है. क्यों यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट जो है उसकी ऑफ्टन डेथ हो जाती है. अच्छा, ज़्यादातर उसकी ट्रेजिडीज़ जो हैं, जो कि प्योर ट्रेजिडीज़ हैं, उनमें हमें सिंगल मेल करेक्टर जो है वो दिखाई देता है. लेकिन जो उसकी लव ट्रेजिडीज़ हैं जिसमें रोमियो जूलियट और एंटनी एंड अपना क्लियोपेट्रा शामिल है, इनके अंदर जो हीरोइन का करेक्टर है इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू द हीरो. ठीक है. तो इनके अंदर आपको जो है वो हीरो और हीरोइन, रोमियो और जूलियट की अगर आप एग्जांपल लें तो दोनों की आखिर में डेथ हो जाती है. ठीक है. और दोनों का करैक्टर जो है वो इक्वली जो है वो अहमियत रखता है. अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज़ के अंदर हीरो और हीरोइन के अलावा कोई और मतलब के करैक्टर है ही नहीं है. करैक्टर्स और होते हैं, लेकिन जो मेजर करैक्टर है या जो कहानी का फोकस है वो आपके प्रोटैगनिस्ट के ऊपर या फिर लीड करैक्टर के ऊपर होता है. स्टोरी जो है, स्टोरी के अंदर आपको मेजर करैक्टर की सफरिंग्स दिखाई जाएंगी, उस वो दिखाया जाएगा कि वो मसाइब का सामना कर रहा है. और यूजुअली जो इख्तिताम है शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज़ का, जितनी भी मेजर ट्रेजिडीज़ हैं, चाहे आप उथैलो की एग्जांपल ले लें, चाहे आप रोमियो जूलियट की एग्जांपल ले लें, चाहे आप हैमलेट की एग्जांपल ले लें, चाहे आप किंग लियर की एग्जांपल ले लें, तो एट द एंड ऑफ द ट्रेजिडी जो आखिरी सीन है, इट द स्टेज जो है, स्टेज इज फिल्ड विद द डेड बॉडीज की, उसके ऊपर डेड बॉडीज
बेतहाशा पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये इट इज़ अ टेल ऑफ सफरिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ट्रेजिक हीरो ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज, कि इसका ट्रेजिक हीरो जो है उसकी क्या क्वालिटीज़ है। ट्रेजिक हीरो जो है शेक्सपियर की जितनी भी प्लेस हैं उनके अंदर जो उसका हीरो है, वो तकरीबन जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजिक हीरो है वो उस पर पूरा उतरता है। यानी कि जो उसके हीरोज़ हैं दे आर आइदर किंग्स और प्रिंसेसेस, या फिर अगर आप ओथेलो की एग्जांपल ले लें तो वो बहुत बड़ा मिलिट्री जनरल है। इसी तरीके से अगर आप जूलियस सीजर की एग्जांपल लें तो वो भी मिलिट्री जनरल है। तो यानी कि ये वो लोग हैं कि जो कि माशरे के अंदर एक बहुत ही ऊंचा मकाम रखते हैं, और माशरे के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत और उनका बहुत ज़्यादा रिगार्ड, ठीक है। अब ये जो एग्जाल्टेड पर्सनस हैं, यानी कि जो माशरे के अंदर एक ऊंचा मकाम रखते हैं, स्टोरी जो उसकी है वो उनकी सफरिंग्स की और उनकी क्लैमिटी की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैकबेथ की अगर हम एग्जांपल देखें, तो मैकबेथ जो है जब वो मर्डर करता है अपने किंग का, तो उसके बाद ही इज सफरिंग फ्रॉम द टॉर्चर्स ऑफ हेल। उसको ऐसे महसूस होता है कि जैसे उसके जहन के अंदर बिच्छू जो है वो उसको काट रहे हो। किंग लियर की आप एग्जांपल लें तो किंग लियर जो है वो मोस्ट ऑफ द प्ले जो है वो उसके अंदर मैडनेस का शिकार रहता है बिकॉज ऑफ द सफरिंग्स कि जो कि उसको उठानी पड़ती हैं। हैमलेट की आप एग्जांपल लें, आप ज़ाहिर है हैमलेट पढ़ेंगे आगे जाके, तो हैमलेट जो है इज़ टोर्न इंटरनली, कि उसका जहन जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है कि टू बी और नॉट टू बी। ये उसकी लाइन है ना, टू बी और नॉट टू बी। टू बी कि मैं जिंदा रहूं या कि मैं मर जाऊं, टू बी होता है टू एग्जिस्ट करना, और नॉट टू बी कि मैं एग्जिस्ट करना छोड़ दूं यानी कि मैं मर जाऊं। और इसके अलावा फिर ऑब्वियसली एक और उसका मतलब कि डायलेमा है कि मैं रिवेंज लूं, कैसे लूं, कब लूं, कहाँ लूं। ये सारी चीज़ें जो है वो उसके इंटरनल मतलब के कॉन्फ्लिक्ट्स हमें हैमलेट के दिखाई देते हैं। इसी तरीके से उथैलो है, तो उथैलो अगेन जेलसी, जेलसी जो है वो उसको ले डूबती है। अब ये जो एग्जाल्टेड करेक्टर्स हैं, ये जो लीडिंग करेक्टर्स हैं, जो इनकी सफरिंग्स हैं, जो इनके मसाइब हैं, जो इनकी तकालीफ हमें दिखाई जाती हैं, बेसिकली उन तकालीफ का कंट्रास्ट होता है विद द हैप्पी लाइफ दे हैव बीन स्पेंडिंग, कि हमने उनकी हैप्पी लाइफ भी देख ली। किंग लियर हमने देखा बादशाह में बैठा है, अपने मतलब के दरबार में बैठा है बादशाह के तौर पे, ताज उसके सर पे है और वो रूलिंग कर रहा है, वो हुक्म दे रहा है, जो मर्जी है कर रहा है, कोई उसको रोक टोक वाला नहीं है, ठीक है। बेटियां उसकी उसके सामने झुक रही हैं। और फिर बाद में हमें वही बादशाह जो है वो बेटियों के दरवाज़ों की मतलब के ठोकरें खाते हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से उथैलो है, तो उथैलो इज़ अ रिस्पेक्टफुल इंडिविजुअल, वो इज़्ज़तदार किस्म का शख्स है, बहुत बड़ा जनरल है, हालांकि वो स्याह फॉर्म है लेकिन फिर भी उसकी इज़्ज़त है। और फिर आखिर में जब हम उसकी सफरिंग देखते हैं कि वो इतना बड़ा जनरल, इतना वाइज जनरल, एक छोटी सी मिस्टेक करता है जेलसी में आके और वो अपनी वाइफ को मर्डर कर देता है, एंड फिर अल्टीमेटली जब उसको ट्रूथ रियलाइज होता है तो ही हिमसेल्फ कमिट्स द सुसाइड। तो ये जो फॉल है ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज फ्रॉम वेरी हाई पोजीशन टू वेरी लो पोजीशन, इस फॉल से हमारा कैथारसिस ऑफ द इमोशन होता है ऑफ द पिटी एंड फियर। और जब हम निकलते हैं स्टेज से तो व्हाट वी फील इज दैट पावरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि इंसान जो है वो बेबस है, ठीक है। ये फीलिंग्स हम लेके निकलते हैं, एंड वी अगेन कैथारसिस जो है ना कि वी आर इमोशनली ड्रेन्ड, कि जो हमारे जितने जज्बात हैं वो सारे के सारे बह जाते हैं। तो ये जो फॉल है इससे एक एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सैलिटी जो है, यूनिवर्सल एलिमेंट, यानी कि हर जगह पे ज़ाहिर है लोगों के साथ जो है वो ट्रेजिडी होती है। तो ये शेक्सपियर के प्लेस को एक एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सैलिटी जो है वो देता है। अच्छा, ट्रेजिक हीरो जो है उसके अंदर एक अंदर ट्रेजिक फ्लॉ होता है। यूजुअली शेक्सपियर का ट्रेजिक हीरो आपको बताया दैट ही मतलब के बिलोंग्स टू एन अपर क्लास, हाई क्लास से उसका ताल्लुक होता है, और एक्सेप्शनल नेचर का शख्स होता है। बड़े ही ग्रैंड अंदाज में शेक्सपियर उसका करेक्टर बिल्ड करता है। उथैलो की आप एग्जांपल लें तो उसने फ़लाँ फ़लाँ जंग में फ़लाँ फ़लाँ जंग में जो है वो
विक्ट्री हासिल की। मैकबेथ की आप एग्जांपल लें तो ही इज़ आल्सो विक्टर, मतलब कि बड़ा मजबूत किस्म का जनरल है। लेकिन ये जो अशखास हैं, जो उसके हीरोज़ हैं, इनके अंदर एक ऐसा जज्बा होता है, एक ऐसा पैशन होता है कि जो कि उनकी ऑब्सेशन बन जाता है। ठीक है। अगर मैकबेथ की एग्जांपल लें तो उसका एम्बिशन है, ठीक है, कि ही इज़ एम्बिशियस, ही वांट्स टू बी द किंग। अगर आप ओथेलो की एग्जांपल लें तो जेलसी है जो उसका पैशन है, वो उसके डाउनफॉल का बायस बनता है। तो ये जो पैशन है, ये उनके डाउनफॉल का बायस बनता है। इस पैशन को ब्रैडले जो है वो ट्रेजिक फ्लॉ का नाम देता है, कि ये इनका ट्रेजिक फ्लॉ है या फिर इनका हमार्डिया है। इस फॉल्ट की वजह से जो ट्रेजिक हीरो है उसका डाउनफॉल होता है, एंड ही फॉल्स फ्रॉम द ग्रेटनेस एंड ही बिकम्स अ लो लाइंग इंडिविजुअल। वो गलती करता है और उसकी गलती बाकी सारे फैक्टर्स के साथ मिल के कंट्रीब्यूट करके उसके डाउनफॉल का बायस बनती है। तो अगेन करेक्टर जो है शेक्सपियर के प्लेस के अंदर वो खुद ही डेस्टिनी है, यानी कि जो आइडियल था ना रेनेसां का, कि ह्यूमन बींग्स फ्री टू मेक देयर ओन चॉइसेस, तो शेक्सपियर के अंदर भी जो लीडिंग करेक्टर है, जो आपका प्रोटैगनिस्ट है, उसका डाउनफॉल जो होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज ओन एक्शंस। हिज ओन एक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनफॉल। ओथेलो, take the example, jealousy, his jealousy and the action taken in jealousy, out of jealousy, is responsible for his downfall. लुक एट मैकबेथ, उसका एम्बिशन जो है, एम्बिशियस नेचर जो है, एक्शंस टेकन आउट ऑफ द एम्बिशियस नेचर टू अचीव द एम्बिशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनफॉल। लुक एट द किंग लियर, छोटी सी ख्वाहिश है कि जी मेरी तारीफ की जाए, प्रेज मी, ठीक है, अपनी तारीफ सुनना चाहता है। और वो जो प्रेज है वो उस लम्हे के अंदर एक लिया गया उसका जो अपना डिसीजन है, वो उसके डाउनफॉल का मतलब के बायस बनता है। इसके अलावा शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज के अंदर हमें ट्रेजिक वेस्ट दिखाई देती है। बट ट्रेजिक वेस्ट वी मीन के जो असेंशली गुड करेक्टर है। शेक्सपियरियन हीरोज जो हैं वो, जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा कि ही शुड बी एसेंशली अ गुड मैन लेकिन नॉट ओवर गुड। तो वही चीज़ है कि उसके किरदार जो हैं वो अच्छे किरदार के मालिक हैं, वो एडमरेबल किस्म के करेक्टर्स हैं, वर्चुअस किस्म के पीपल हैं, लेकिन एक फ्लॉ की वजह से उनको जो है वो ज़ाहिर सफरिंग का सामना करना पड़ता है। अच्छा, शेक्सपियर ट्रेजेडी जो है, इट लीव्स बिहाइंड एन इम्प्रेशन ऑफ अ वेस्ट। वेस्ट किस तरीके से है कि जब ट्रेजेडी का इख्तिताम होता है तो ईवल की हमें जीत नहीं दिखाई देती, ईवल हारता है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जो अच्छी चीज़ें, जो कि एडमरेबल किस्म की चीज़ें हैं, उनकी भी शिकस्त होती है। ईवल को एक्सपेल कर दिया जाता है, आपको आखिर में ईवल की एग्जिस्टेंस जो है वो दिखाई नहीं देती, वो रियलाइज दैट ईवल हैज एंडेड। बट व्हेन द ईवल एंड्स, इट टेक्स विद इट ऑल दैट इज़ वेरी गुड एज वेल, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अपने साथ ले, फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ है, मैकबेथ हारता है, मैकबेथ की डेथ हो जाती है, लेकिन मैकबेथ की डेथ के साथ सिर्फ ईवल की जो है वो शिकस्त नहीं होती, ठीक है। मैकबेथ जो है वो, उसकी पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट जो 25% जो है वो ईवल है, 75% ही इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा जो है वो जनरल है। तो उसके साथ वो जो उसका टैलेंट है, उसकी डेथ के साथ वो भी वेस्ट होता हमें दिखाई देता है। इसी तरीके से उथैलो की एग्जांपल है, तो एगो इज इविल करेक्टर, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, उसको पनिशमेंट मिलती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो असेंशली मतलब गुड करेक्टर्स हैं लाइक ओथेलो एंड डेस्टिमोना, उनकी भी डेथ हो जाती है। इविल इज एक्सपेल्ड, लेकिन उसके साथ मच गुड इज लॉस्ट एज वेल। इसी तरीके से किंग लियर है, जितने भी इविल करेक्टर्स हैं, रैगन, गॉनरिल, एडमंड, तीनों की डेथ होती है। तीनों इविल करेक्टर्स हैं, रैगन, गॉनरिल, एडमंड। लेकिन एट द सेम टाइम जो कि गुड और इनोसेंट करेक्टर्स हैं लाइक कॉर्डिलिया, कॉर्डिलिया भी, उसकी भी डेथ हो जाती है, किंग लियर की भी डेथ हो जाती है। मतलब कि ईवल इज एक्सपेल्ड, लेकिन एट द सेम टाइम जो
गुडनेस का एलिमेंट है वो भी एक्सपेल होता है. Furthermore, there are three complicating factors in William Shakespeare's मेजर कैरेक्टर्स. द फर्स्ट थिंग इज सम एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द माइंड. ठीक है, अब ये जो एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द माइंड है ये अब शेक्सपियर में किंग लियर में देखेंगे कि किंग लियर जो है ही इज सफरिंग फ्रॉम इंसैनिटी फॉर मोस्ट ऑफ द प्ले. ठीक है, मैकबेथ जो है उसको हेलुसिनेशंस आती हैं. लेडी मैकबेथ जो है शी इज स्लीप वॉकिंग and she says all the perfumes of Arabia will not be able to स्वीटन दिस लिटिल हैंड. जब वो मर्डर करती है और वो खून की स्मेल उसको आती है आंतों से, मतलब कि वो हेलुसिनेट कर रही होती है. ठीक है, अभी जो नॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड है इससे कोई ख़ास ड्रामेटिक जो है वो सिग्निफिकेंस के इवेंट्स ओरिजिनेट नहीं होते, लेकिन बहरहाल ये जनरल करेक्टरिस्टिक है जो कि अक्सर प्लेज में पाया जाता है. Furthermore, the second thing regarding this is the supernatural, the ghosts and the witches. कि उसके प्लेस में हमें supernatural elements दिखाई देते हैं, ghosts दिखाई देते हैं, witches दिखाई देती हैं. जैसे मैकबेथ में विचेज हैं, थ्री विचेज जो हैं वो मतलब कि अपना प्रोफेसी देती हैं कि तुम्हारी डेथ उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती. इसी तरीके से हेलमेट जो है हेमलेट, हेमलेट में हमें गोस्ट दिखाई देता है आगाज में और रिपीटेड अपीयरेंसेस हैं गोस्ट की थ्रू आउट हेमलेट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज द conflict. ठीक है, there is always a conflict present in Shakespearean tragedies. The conflict is of external nature as well as of internal nature. कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके जरिए ट्रेजिडी का एक्शन शेक्सपियर आगे मूव करता है. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो है इट कुड बी बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, इट कुड बी बिटवीन अ group of persons, or it could be between the forces that are representing the opposite interests. जो हीरो है वो ये जो दो अशखास हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है उनमें से एक होता है, या फिर एक मतलब ग्रुप जो है उससे हीरो का यकीनन ताल्लुक होता है. इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको हम एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. इसकी एग्जांपल हमें मैकबेथ में मिलती है जब मैकबेथ को मुकाबला करना पड़ता है बाकी सारे लोगों का, वो सारे लोग जो है वो मैकबेथ के अगेंस्ट हैं और मैकबेथ का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो उसके लिए जंग लड़ रहा है. ठीक है, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट जो है इट कुड बी ऑफ इंटरनल नेचर. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से मुराद ये है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ struggle in the mind of the hero between the two opposing ideas or two opposing interests. के जो हीरो है उसके जहन में कुछ ऐसा चल रहा होता है, उसके जहन में दो आइडियाज होते हैं एंड यूजली ही इज इनडिसाइसिव कि व्हाट टू डू, दोनों में से किस डायरेक्शन में जाऊं. डायरेक्शन चूज करने के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यकीनन जो है वो हीरो के जहन में चल रहा होता है और इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में द हीरो इज डिवाइडेड विद इन हिमसेल्फ एंड ही सफर्स द एगनीज ऑफ हेल, यानी कि वो तकलीफ में होता है, पेन में होता है इस डिसीजन लेने में कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की प्राइमरी एग्जांपल आपको हैमलेट में मिलेगी. तो हैमलेट जो है ही इज टोर्न बिटवीन कि मैं रिवेंज लूं रिवेंज ना लूं. ठीक है, मैं जिंदा रहूं या मैं खुदकुशी कर लूं. मैकबेथ जो है उसके अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. एक तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है. इट इज़ बिटवीन एम्बिशन एंड द लॉयल्टी, कि उसका एम्बिशन है कि वांट्स टू बी द किंग एंड फर्दर मोर ही इज़ आल्सो लॉयल टू द किंग. तो इन दोनों चीज़ों के बीच में वो इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है. ओथेलो को अगर आप देखें तो ही इज़ टोर्न बिटवीन जेलसी एंड लव, के एक जानिब तो वो जेलसी का शिकार है और एक जानिब वो मोहब्बत करता है अपनी वाइफ से. ये जो स्पेक्टिकल है कि हम देखते हैं कि हीरो सफ़र कर रहा है मेंटली, ये स्पेक्टिकल हमें जो है वो हमारे अंदर इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर जो है उनको ओरिजिनेट करता है. तो इस सेंस में शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है इट इज़ प्योरली कैथार्टिक इन नेचर, कि ये रीडर्स के जो इमोशंस हैं उनको प्रगेट कर देती है, साफ कर देती है कि एट द एंड व्हेन यू लीव यू डू नॉट फील एनीथिंग, कि आपके इमोशंस जो हैं वो सारे के सारे रिलीज हो चुके होते हैं. क्योंकि ईवल जो है ऑब्वियसली इट लूजेस उसका
ईवल की हार होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो एलिमेंट ऑफ मतलब गुडनेस है, दे आल्सो डाई। नेक्स्ट characteristic of Shakespearean tragedy is the regeneration of the hero just before the end। के ड्रामे के अख्ताम से थोड़ा सा पहले हमें जो हीरो है वो एक नई शेप में दिखाई देता है, ठीक है। ऑब्वियसली उसका उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन बिफोर डेथ द हीरो इज इन पीसफुल सिचुएशन, ठीक है। ये भी एक वजह है कि हम जब ड्रामा छोड़ कर आते हैं तो हमारे कोई जो है वो फीलिंग्स सॉर्ट ऑफ रिलीज हो चुकी होती है ना, कि हीरो जो है जो उसकी सफरिंग्स हैं वो तो उसने बर्दाश्त करनी है, अल्टीमेट उसका डूम जो है वो यकीनन डेथ है, अल्टीमेटली उसने मरना है, ठीक है। लेकिन जस्ट बिफोर द डेथ शेक्सपियर जो है उसके माइंड को साफ कर देता है, और जस्ट बिफोर डेथ जो है जो उसके एक्शंस होते हैं वो उन एक्शंस की गलती को परसीव कर लेता है, और वो एक पुरसकून किस्म की सिचुएशन में आता है कि मुझे ये कोर्स ऑफ एक्शन जो है ये इख्तियार करना चाहिए था। और जब वो गलती को रियलाइज करते हैं तो गलती को रियलाइज करने के बाद दे फॉर्म अ फ्रेश एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, कि उनका ज़िंदगी की जानिब एक नया एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। और इसके नतीजे में जो उनकी ईवल साइड है, इस एटीट्यूड से उनकी ईवल साइड जो है वो उनकी पर्सनैलिटी से बैनिश हो जाती है। जैसे किंग लियर को आप देखें तो जस्ट बिफोर हिज डेथ ही इज़ वेरी पीसफुल, और वो मतलब कि कॉर्डिलिया की बॉडी को जो है वो अपनी गोद में लेके उसको प्यार कर रहा होता है। ही रियलाइजेज दैट ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक, एंड नाउ वी नो कि इफ ही लिव्स, कि अगर ये जिंदा रहेगा तो ही विल बी अ वाइज मैन, एंड अनलाइक अ फूल ही हैज बीन थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये जो सुकून है जो कि आखिर में शेक्सपियर डिपिक्ट करता है, जो कि आखिर में पोर्ट्रे करता है, इस सुकून की वजह से जो रीडर्स हैं व्हेन दे लीव दे आर नेवर फेल्ट क्रश्ड और पेसिमिस्टिक, वो मतलब कि पेसिमिस्टिक नहीं जाते, रादर वो ऑप्टिमिस्टिक जाते हैं अबाउट लाइफ, कि वन कैन लर्न फ्रॉम वंस मिस्टेक्स। जी। देन देयर इज एन अल्टीमेट पावर, के एक कोई बड़ी ताकत है जो कि उसकी ट्रेजिडीज में दिखाई देती है, ठीक है। करेक्टर्स जो हैं वो अपने डाउनफॉल का बायस खुद बनते हैं, ठीक है। उनके जो एक्शंस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डाउनफॉल, लेकिन उन एक्शंस को इंस्टिगेट करने वाली कोई पीछे ताकत हमें दिखाई देती है। उसको आप डेस्टिनी कह लें, उसको आप मतलब कि गॉड कह लें, उसको आप अल्टीमेट पावर कह लें, जो मर्जी आप उसको कह लें, लेकिन वो ताकत जो है वो हमें महसूस होती है। वो फ्रंट फुट पे नहीं है, जैसे कि आपको दिखाई देता है ना उसमें ग्रीक ट्रेजिडी में, कि इडिपस को बताया जाता है यू आर गोइंग टू किल योर फादर, यू आर गोइंग टू मैरी योर मदर, इस किस्म की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। लेकिन जो हीरो के एक्शंस हैं हमें महसूस होता है कि इन एक्शंस को ड्राइव करने वाली कोई सुप्रीम फोर्स है जो कि इस हीरो के साथ मौजूद है। शेक्सपियर अपने प्लेस के अंदर ना तो इस पावर को डिफाइन करता है एग्जैक्टली क्लियरली, इसको बिल्कुल डिफाइन नहीं करता, और ना ही इसको मेंशन करता है, रादर ये एक मिस्टीरियस किस्म की पावर है दैट इज सराउंडिंग द ह्यूमन लाइफ, एंड दैट प्रोड्यूसेस द ट्रेजेडीज इन ह्यूमन लाइफ। अच्छा, इसके अलावा शेक्सपियर की ट्रेजेडीज के अंदर हमें पोएटिक जस्टिस दिखाई नहीं देता, ठीक है। पार्शियल जस्टिस, पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस का मतलब क्या है? पोएटिक जस्टिस मीन्स दैट prosperity and adversity are distributed in proportion to the merits of the agents। यानी कि जो prosperity है, यानी कि आपके ये कह लें कि जी वेल्थ हो गई या खुशियाँ हो गई और गम हो गए, वो उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कीपिंग इन व्यू, कि आपने कितने जुर्म किए हैं, कितने गुनाह सरजद किए हैं। जो शख्स अच्छा है उसको उसी हिसाब से प्रॉस्पेरिटी दी जाए, यानी कि खुशियाँ दी जाएं, और जो शख्स गुनाह करता है उसको उसी हिसाब से जो है वो सजा दी जाए। शेक्सपियर के अंदर हमें पोएटिक जस्टिस दिखाई नहीं देता। जो उसके ट्रेजिक हीरोज हैं वो जो उन्होंने गुनाह सरजद किए होते हैं, जो उनसे गलतियां होती हैं, वो उनसे उन गलतियों की निस्बत बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, यानी कि जो उनकी तकलीफ़ें हैं वो उन गलतियों से बहुत ज़्यादा
बड़ी तकालीफ हैं जो कि उनको उठानी पड़ती हैं, ठीक है। और जो अच्छे किरदार हैं, गुड करेक्टर्स हैं, बिकॉज ऑफ अ लिटिल मिस्टेक उनको क्रश कर दिया जाता है शेक्सपियर के प्लेस के अंदर, ठीक है। और उनको प्रोस्पेरिटी बिल्कुल फिर आखिर पे नसीब नहीं होती। किंग लियर की एग्जांपल ले लें, उथेलो की एग्जांपल ले लें। किंग लियर की छोटी सी गलती है और जो उसकी सफरिंग्स हैं, कीपिंग इन व्यू द प्रोपोर्शन ऑफ हिज मिस्टेक, वो बहुत ज्यादा है। उथेलो की छोटी सी मिस्टेक है जेलसी, कि वो जेलस नेचर का है, छोटी सी उसकी मिस्टेक है। जेलस हर बंदा ही होता है, लेकिन जो सफरिंग्स हैं उसकी एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जेलसी, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। इसी तरीके से शेक्सपियर के दो करेक्टर्स जो हैं वो प्योरली मतलब के गुड करेक्टर्स हैं, जिसमें डेस्टिमोना है, जिसमें कॉर्डेलिया है, अच्छे किरदार हैं। दे डू नॉट डिजर्व टू डाई। डेस्टिमोना की मौत जो है वो, शी डजंट डिजर्व टू डाई एट ऑल। कॉर्डेलिया जो है वो किंग लियर में अपने बाप को डिफेंड करने आती है, अपने बाप की जो खोई हुई सल्तनत है वो उसको वापस दिलाने के लिए आती है। शी इज ऑन द राइट साइड, हाउ एवर शी डाइज एट दी एंड। तो उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन शेक्सपियर उसकी उसकी मौत हमें दिखाता है। जो इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक ये है कि पोएटिक जस्टिस इज नॉट अ फैक्ट ऑफ लाइफ। कि जो जिंदगी है, जो रियल लाइफ है, जो कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं दुनिया में, उसके अंदर पोएटिक जस्टिस नहीं है। यानी कि वो शख्स जो कि अच्छा है, कि वो बहुत बड़ी पोजीशन पे हो और वो पूरे माशरे में अच्छाई फैलाए, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग जो हैं वो मुसीबतों में घिरे रहते हैं, और ऑन दी अदर हैंड वो लोग जो कि गुनाहगार होते हैं वो टॉप पे चले जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं ज़िंदगी में, और उनकी रस्सी बढ़ा दी जाती है, ठीक है अगे। तो शेक्सपियर उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे नेचुरल लाइफ चलती है, नेचुरल लाइफ के अंदर जब पोएटिक जस्टिस नहीं है तो फिर शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनके अंदर भी वो पोएटिक जस्टिस का ख्याल नहीं रखता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब दुनिया में पोएटिक जस्टिस का ख्याल नहीं रखा, तो हाउ कैन a playwriter can take care of the poetic justice. The last point regarding the features of Shakespearean tragedy is a sense of mystery. अल्टीमेट मतलब के पावर जो कि हिडन पावर है, जो कि चीज़ों को मोटिवेट कर रही होती है, इट इज़ पार्शियल टू मतलब गुड, कि ये अच्छाई के हक में है और ये ईवल के अगेंस्ट है। अब ईवल इंट्रोड्यूस भी यही अल्टीमेट पावर करती है, और फिर उस ईवल को बैनिश भी अल्टीमेट पावर करती है, ठीक है। हाउ एवर व्हेन द ईवल इज बैनिश्ड, उसके साथ जो अच्छाई है वो भी बैनिश होती है। ऑलरेडी हमने ये चीज़ डिस्कस की। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि अल्टीमेट मतलब कि पावर जो है वो ईवल को जनरेट क्यों करती है, और जनरेट करने के बाद उसको एक्सपेल क्यों करती है। अब इस रिडल का आंसर शेक्सपियर हमें नहीं देता। शायद वो इस वजह से नहीं देता बिकॉज ही वॉज राइटिंग ट्रेजिडी, और ट्रेजिडी जो है वो ट्रेजिडी नहीं होगी अगर ये पेनफुल नहीं होगी और ये मिस्टीरियस नेचर की नहीं होगी, ठीक है। तो ब्रैडले कमेंट करता है कि वी रिमेन कन्फ्रंटेड विद द इनएक्सप्लिसिबल फैक्ट और द नो लेस inexplicable appearance of a world traveling for perfection but bringing to birth together with the glorious good and evil which it is able to overcome only by self torture and self waste। कि जो evil generate होता है वो self torture और self waste से ही control होता है। and this fact or appearance is a tragedy, और यही tragedy है कि evil को control करने के लिए आपको मतलब good जो है उसका sacrifice करना पड़ता है। अब ये जो फीचर्स हमने देखे, ये सारे फीचर्स हैं उसके कंटेंट के हवाले से, ठीक है। यानी कि जो मटेरियल उसके प्लेस के अंदर पाया जाता है, जो उसके किरदार हैं, जो उनके किरदारों का डाउनफॉल है, किरदार की टाइप क्या है, डाउनफॉल की वजह क्या है, ये सारी चीज़ें जो कंटेंट ऑफ द प्ले है उसके हवाले से। कुछ इसके फीचर्स हैं जो कि लैंग्वेज की एम्बेलिशमेंट के हवाले से हैं, ठीक है। तो उनको हम अलग से डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके जो कंटेंट के फीचर्स हैं, जो शेक्सपियरियन कंटेंट है, जो उसके प्लेज के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, उनके फीचर्स का यहाँ पे इख्तिताम होता है, ठीक है।
जी, तो अब तक बेटा हमने शेक्सपियरियन प्लेस को उनके कंटेंट के पर्सपेक्टिव में देखा कि जो कंटेंट है शेक्सपियरियन प्लेस का, उसके अंदर ऐसे कौन से फीचर हैं जो कि डिस्टिंक्ट बनाते हैं, जो कि सिग्निफिकेंट बनाते हैं शेक्सपियरियन प्लेस को, जो कि अलग से पहचान है शेक्सपियरियन प्लेस की एज कम्पेयर टू दी अदर ड्रामेटिस्ट। अब हमारा फोकस होगा लिंग्विस्टिक्स और स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट जो है, यानी कि लैंग्वेज के हवाले से उसने क्या क्या किया है, ठीक है। तो शेक्सपियर के प्लेस जो हैं दे आर रिटन इन द वर्स फॉर्म, मतलब कि प्रोज होती है ना, प्रोज जिसमें आप प्लेन बातें करते हैं, जैसे हम सेंटेंसेस लिखते हैं, उस फॉर्म में नहीं है, रादर वर्स फॉर्म है, यानी कि पोइट्री की फॉर्म है। मतलब कि जितने डायलॉग्स हैं उसके, डायलॉग्स वो सारे के सारे पोएटिक फॉर्म में प्रेजेंट करता है। जनरली स्पीकिंग जो वर्स है उसकी, यानी कि जो उसने पोएटिक फॉर्म यूज की अपने प्लेस के अंदर, उसको हम कहते हैं ब्लैंक वर्स, ठीक है। ब्लैंक वर्स जो है इट इज एन अनराइम्ड लाइंस ऑफ एम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। एम्बिक पेंटामीटर जो है ये वर्स की एक टाइप है, मतलब कि पोएटिक मीटर है, और इस मीटर के अंदर ये लाइंस लिखी जाती हैं, ठीक है। So iambic pentameter की definition ये है that iambic pentameter is a fixed pattern of rhythm or meter in which most lines contain five stressed and five unstressed syllables। कि सबसे पहले unstressed आते हैं, फिर उसके बाद stressed syllables आते हैं। मतलब कि एक iambic pentameter की जो लाइन है उसमें टोटल 10 syllables होते हैं। पहला syllable जो है वो unstressed होता है, दूसरा जो है वो stressed होता है। जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो आपने फर्स्ट वन को अनस्ट्रेस्ड रखना है, लेट मी, ठीक है, लेट जो है वो उसका लहजा धीमा होगा, मी का जो है लेट मी हैव मैन अबाउट, ठीक है। हैव मैन जो है वो ऊंचा है, फिर अबाउट इसके अंदर दो सिलेबल हैं, अबाउट मी दैट अ फैट, ठीक है। मी दैट, मी जो है वो स्ट्रेस्ड है, सॉरी अनस्ट्रेस्ड है, दैट स्ट्रेस्ड है, और जो है वो गेन अनस्ट्रेस्ड है, और फैट जो है वो स्ट्रेस्ड है, ठीक है। तो ये यानी कि पहले अनस्ट्रेस्ड होता है सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड को हम यू से मार्क करते हैं, और फिर स्ट्रेस्ड आता है, स्ट्रेस्ड जो है उसको हम मार्क करते हैं एपिस्ट्रॉफी से, ठीक है। और एक ये जो दोनों स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहते हैं वन फुट, ठीक है। अब लेट मी जो है ये मिलाकर एक फुट है, हैव मैन एक फुट है, अबाउट एक फुट है, मी और दैट जो है ये एक फुट है, और फैट, ठीक है, ये एक फुट है, ठीक हो गया। अब शेक्सपियर चूंकि स्टेज के लिए लिख रहा था, तो स्टेज के लिए जब हम लिखते हैं तो वी हैव टू यूटिलाइज सम एडिशनल टूल्स, ताकि करेक्टर्स की जो है वो डेवलपमेंट शो की जा सके। ये डिवाइसेस जो होती हैं ये रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन प्लेस के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, तो ताकि ऑडियंस को जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके करेक्टर के बारे में, ठीक है। इन डिवाइसेस में से एक जो डिवाइस है वो है सोलिलकी। सोलिलकी इज अ लॉन्ग स्पीच गिवन बाय अ करेक्टर व्हाइल अलोन ऑन स्टेज टू रिवील हिज और हर प्राइवेट थॉट्स और इंटेंशन। स्टेज के ऊपर एक्टर होता है, ठीक है, वो अकेला होता है और वो अकेला अपने आप से बातें कर रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से जो उसकी प्राइवेट थॉट्स हैं, जो उसकी इंटेंशंस हैं, वो चीज़ें कि जिनका वो इरादा रखता है, वो ऑडियंस के सामने रिवील होती हैं। और दूसरी टेक्निक जो कि शेक्सपियर ने यूज़ की है, नंबर वन सोलिलकी, नंबर टू असाइड। असाइड जो है, इन असाइड असाइड इज द करेक्टर्स quiet remark to the audience or another character that no one else on the stage is supposed to hear। यानी कि स्टेज के अंदर, स्टेज पे ज़्यादा एक्टर्स मौजूद होते हैं, लेट्स सपोज कि 5 से 6 एक्टर्स मौजूद हैं, और एक करेक्टर जो है वो किसी चीज़ के बारे में कमेंट करना चाहता है, ठीक है, तो वो मुंह दूसरी जानिब करके ज़ाहिर है बुलंद आवाज़ में ही कहेगा, लेकिन उसकी मतलब कि बुलंद आवाज़ जो है, सपोजिशन ये है कि जो बाकी करेक्टर्स हैं वो उसको नहीं सुन रहे होते, सिर्फ उसको ऑडियंस सुन रही होती है, या फिर कोई एक खास करेक्टर के जिससे वो गुफ्तगू करना चाहता है वो उसकी जानिब मुंह करके तो उससे बात करेगा, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है सीजर आई विल, के ट्रिबोनियस कहता है सीजर आई विल,
कि उसकी बात मानता है। उसके बाद असाइड यानी कि दूसरी जाने मुंह करके कहता है, एंड सो नियर विल आई बी दैट योर बेस्ट फ्रेंड्स शैल विश आई हैड बीन फर्दर। ठीक है, ये असाइड यानी कि दूसरी जाने मुंह करके बात कर रहा है, और ये उसकी बात जो है वो सीजर नहीं सुन रहा, बल्कि ऑडियंस जो है वो सिर्फ सुन रहे हैं। इसके अलावा शेक्सपियरियन प्लेज जो हैं उनके अंदर कुछ रेट्रिकल और कुछ इमोशनल किस्म के डिवाइसेस हैं जिनको वो यूज़ करता है अपनी स्पीचेस के अंदर। ठीक है, और ये जो डिवाइसेस हैं दे आर रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज एंड साउंड, और इस लैंग्वेज को और साउंड को इस अंदाज में यूज़ किया जाता है ताकि ऑडियंस के जो इमोशंस हैं उनको अपील किया जा सके। ठीक है, और इससे स्पीच जो है वो ज़्यादा कन्विंसिंग होती है और ज़्यादा मेमोरेबल होती है। ये जो डिवाइसेस हैं इनकी तीन टाइप्स हैं, तीन डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ होते हैं। रेपिटिशन है, पैरेललिज्म है और रेट्रिकल क्वेश्चन है। रेपिटिशन का मतलब ये है कि अल्फाज या फिर फ्रेजेस या फिर साउंड्स जो हैं उनको रिपीट किया जाता है। पैरेललिज्म का मतलब ये है कि सेम टाइप का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट होता है। रेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो इस टाइप के अपने क्वेश्चंस होते हैं जो कि अपने बीच में आंसर होते हैं। ठीक है, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती, क्वेश्चन इटसेल्फ इज द आंसर। इसके बाद रेपिटिशन की एग्जांपल है आपके सामने, एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, एंड डू यू नाउ कल आउट अ हॉलीडे। ठीक है, एंड डू यू नाउ दोनों लाइनों में ये फोर वर्ड्स जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेपिटिशन। इसके बाद पैरेललिज्म की एग्जाम्पल देखें, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। ठीक है, नॉट दैट और बट दैट इक्वल है आई लव्ड, और आई लव्ड इक्वल है सीजर इज अ नाउन, रोम इज अ नाउन, लेस जो है वो एडजेक्टिव है, और इसी तरीके से मोर जो है वो भी एडजेक्टिव है। तो यानी कि पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं ग्रामेटिकल लिहाज से। इसी तरीके से रेटिकल क्वेश्चन की एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो कि अपने बीच में ही आंसर होते हैं। व्हाई फ्रेंड्स यू गो टू डू यू नो नॉट व्हाट वेयर इन हैथ सीजर दस डिजर्व योर लव्स, अलास यू नो नॉट। इसके अलावा शेक्सपियर ने आयरनी का जो है वो इस्तेमाल किया है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आयरनी जो है बेसिकली डेफिनेशन इसकी क्या है, आयरनी आयरनी एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि जो चीज़ दिखाई दे रही होती है वो वैसे नहीं होती जैसे कि वो दिखाई दे रही होती है। आयरनी जो है ये बेसिकली दो चीज़ों के बीच में कंट्रास्ट होता है। ठीक है, और कंट्रास्ट कैसे है कि व्हाट इज एंड व्हाट सीम्स टू बी, कि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। ठीक है, जो दिखाई दे रहा होता है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। दूसरी चीज़ कि व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, कि जैसा होना चाहिए और जैसा है उसके बीच में डिफरेंस होता है, उसके बीच में कंट्रास्ट होता है। व्हाट इज एंड व्हाट वन विशेस टू बी, कि जो है आपके सामने और जो आपकी ख्वाहिश है, अगेन व्हाट ऑट टू बी उससे मिलता जुलता है। व्हाट इज एंड व्हाट वन एक्सपेक्ट्स टू बी, कि जो है और जो बंदे की तवक्को होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी से कहते हैं यार कि मुझे ना हेल्प की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि को आपको 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार की एड जो है वो उस बंदे से मिल जाएगी। आप जाते हैं उसके पास एंड ही गिव्स यू 500 रुपीज़ एंड यू से थैंक यू सो मच, आई हैड मच नीड फॉर दिट ना। अब ये आयरनी है, बेसिकली व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज समथिंग एल्स एंड व्हाट यू हैव रिसीव्ड इज टोटली अपोजिट। ठीक है, थ्री टाइप्स होती हैं आयरनी की। ठीक है, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी एंड सिचुएशनल आयरनी। वर्बल का ताल्लुक अल्फाज से है, ड्रामेटिक का ताल्लुक जो है वो एक्शन से है, और सिचुएशन का ताल्लुक सिचुएशन से। ठीक है, फाइनली शेक्सपियरियन प्लेज जो है उनका ड्रामेटिक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर जो है इसका वो 5 एक्ट्स पे मुश्तमिल है, यानी कि जितने भी उसके प्लेज हैं वो उनको 5 एक्ट्स के अंदर तकसीम किया गया है। जो सबसे पहला एक्ट है उसके अंदर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी जाती है, और एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि एक्शन को आगे
बढ़ाता है। ये एक्ट वन है। एक्ट टू में आपको राइजिंग एक्शन दिखाया जाता है, यानी कि मेन प्लॉट जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं। अगर कोई सब प्लॉट है तो उसका भी आगाज एक्ट टू के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाइमैक्स एक्ट नंबर थ्री के अंदर। क्लाइमैक्स का मतलब ये है कि एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से मेन करेक्टर जो है किस्मत जो है वो रिवर्सल की जानिब मूव करती है, जैसे कि हमने पढ़ा इडिपस फ्लेक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद फॉलोइंग एक्शन है कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मुकम्मल मुकम्मल तौर पे खुल के हमारे सामने आ जाता है। थिंग्स फॉल अपार्ट की चीज़ें सब जो है बिखर जाती हैं, और मेन करेक्टर जो है आपका वो उसकी जीत या उसकी शिकस्त जो है वो उसकी जानिब मूवमेंट होती है। ये एक्ट नंबर फोर और एक्ट नंबर फाइव दोनों कंबाइंड इनके अंदर ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। और आखिर में ज़ाहिर है एट द एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होता है। यूजुअली ज़ाहिर है डिज़ास्टर है उसके प्लेस में कि सारे लीडिंग करेक्टर्स जो हैं मर जाते हैं। ट्रेजिडीज़ के अंदर तो यही होता है। जो उसकी ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं उनमें आखिर में हैप्पी एंडिंग भी है, और जो कॉमेडीज़ हैं उनके अंदर ऑब्वियसली फिर हैप्पी हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। फाइनली कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जिनका ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश का डिफरेंस है, ठीक है। एन का मतलब इफ है, ए यू जी एच टी ऑट का मतलब एनीथिंग है, बिसीच का मतलब बेग है, बट का मतलब ओनली होगा, डस्ट का मतलब डेयर्ड होगा, ईयर का मतलब ई आर ई ईयर का मतलब बिफोर है, हाई का मतलब हरी है, हिदर का मतलब हेयर है, मार्क मी का मतलब नोटिस मी। अच्छा, मैरी यानी कि इसका मतलब है कि माइल्ड ओथ या फिर एक्सक्लेमेशन। प्रीति का मतलब प्लीज है। सेव का मतलब एक्सेप्ट है। सॉफ्ट का मतलब वेट अ मिनट, एक मिनट इंतजार करो। बी सॉफ्ट मतलब कि एक मिनट इंतजार करो। इसी तरीके से हिदर का अपोजिट जो है वो दिदर है, एंड इट मीन्स देयर। वेयर फोर मीन्स वाई, विदर मीन्स व्हेन, एंड विदल मीन्स आल्सो, ठीक है। सो ये वो वोकेबलरी है जो कि फ्रीक्वेंटली जिसके साथ आपका सामना होगा शेक्सपियरियन प्लेस के अंदर, तो इन वर्ड्स को आपने जहन में रख लेना है, ठीक है। सो here we end this unit. I hope that the things that I have shared you are not limited to the unit, rather इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा एडिशनल चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। So I hope that whatever I have shared with you, it proves fruitful you for you, and it helps in developing your understanding of Shakespeare, ठीक है। Thank you so much for listening. Take care. Allah Hafiz.